नमस्कार। इस वक्त हम बैठे हैं सुरेश भट्ट जी के आवास पर, जो काफ़ी लंबे समय तक हरियाणा में भाजपा संगठन मंत्री के पद पर रहे और वर्तमान में प्रदेश में भाजपा महामंत्री के पद पर हैं। भट्ट जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं चैनल पर। धन्यवाद आपका। भट्ट जी, जैसे विधानसभा 2022 चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो क्या आपकी दावेदारी काला ढूंगी से सुनिश्चित समझी जाए? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आज प्रदेश का महामंत्री हूं। मेरी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता एक्टिव होकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें। वो काम मैं बखूबी कर रहा हूं। जहाँ तक कालाढूंगी विधानसभा का क्षेत्र है, मेरा घर यहाँ है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र है, तो मैंने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में भी एक्टिविटी की है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। और इसीलिए आप शायद ये कह रहे हैं कि मेरी वहाँ दावेदारी है। पार्टी ने अगर कोई हमारे यहाँ ये सब निर्णय करना पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा उसके लिए काम करेंगे। देखा जा रहा है, अभी जैसे हल्द्वानी विधानसभा की बात कीजिए या कालाढूंगी विधानसभा, कोई भी विधानसभा लीजिए, एक ही पार्टी में कई दावेदार, प्रबल दावेदार अपनों को बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी प्रत्याशी का चयन कैसे करेगी? ये तो अच्छी बात है कि दावेदार कई हों, क्योंकि ज्यादा दावेदार होने का मतलब ही ये है कि इसका मतलब पार्टी मजबूत है, पार्टी की जीत सुनिश्चित है। इसलिए लोगों को लगता है कि हमको भी अवसर मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इस लायक जिसको ऐसा लगता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, मेरे को दावेदारी करनी चाहिए, वो दावेदारी कर सकता है। इसको कोई अन्यथा भी नहीं माना जाता। लेकिन टिकट मिलने के बाद जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल देती है, कमल का फूल देती है, उसके लिए सारे कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं। जी, आज जनता की बात की जाए या विपक्षी पार्टी की बात की जाए, उनका कहना यह है, जब भाजपा सरकार आई थी एक नारा लाई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बार मोदी सरकार। लेकिन वही जनता में एक आक्रोश भी है कि आज देखिए सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, सभी लगभग खाद्य पदार्थों के रेट बढ़े हुए हैं। इसमें क्या कहना आपका? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भूल गई, उनके जमाने में 4-4 बजे सुबह रात उठ करके सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और बाद में सिलेंडर मिलता नहीं था और कंधे पर रख करके लोग वापस जाते थे। एक नहीं अनेक दिन लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। कांग्रेस राज में गरीबों को अनाज नहीं मिलता था। डीजल पेट्रोल हो, चाहे आपके यूरिया खाद हो, इन सब की कालाबाजारी के कारण यूरिया खाद जो है थाने से बांटनी पड़ती थी। ऐसा क्राइसिस था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में आज गैस सिलेंडर घर घर नोक करके दिया जा रहा है। आज आपका कहना ठीक है, लेकिन महंगाई की बात, आज मैं वही बता रहा हूं कि आज पूरे इस कोरोना के कालखंड में पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जिस प्रकार से कोरोना महामारी देश में नहीं दुनिया में, उसके कारण सारी अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हुई हैं, काफी कुछ चीजें डामाडोल हुई हैं। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसके बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोविड महामारी के समय देश का नेतृत्व किया, देश में इस महामारी के बावजूद भी देश की विकास दर को पीछे नहीं आने दिया। देश में अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उन पर भी काम चल रहा है। इसलिए उसका थोड़ा प्रभाव इस पर दिखाई दे रहा है। ये तात्कालिक है। जिस देश में हमको ये लगता है अगर थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी है तो सबको फ्री वैक्सीन लगी है, सबको फ्री राशन मिला है, सबको इस कोरोना के कालखंड में जिस प्रकार की आवश्यक सुविधाएं की आवश्यकता थी वो मिल रही है आज। इसलिए कोई ऐसा, मैं मानता हूं कि तात्कालिक तौर पर ये महंगाई कुछ बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन इसमें जल्दी ही जैसी स्थितियां सामान्य होंगी इस पर राहत मिल जाएगी। अभी आपने कोरोना काल की बात करी, लेकिन वही विपक्ष का आरोप है कि कोरोना काल में केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके गलत निर्णय कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई, लोगों का रोजगार या लोग बेरोजगार हो गए। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है,
आज विपक्ष कहती है कि जो कोरोना काल में दिल्ली या महानगरों से पहाड़ में आए थे, आज वो बेरोजगार हैं और पलायन करने को फिर मजबूर हैं। वही मैंने कहा कि कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस कोरोना के महामारी में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो काम किए, देश ने दुनिया में तारीफ हो रही है। दुनिया के लोग कहते हैं कि कोरोना के लिए जिस प्रकार का क्राइसिस मैनेजमेंट भारत ने किया, ये अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस को ये दिखाई नहीं देता। इसी देश में जहां हमारे पास कुछ नहीं था जब कोरोना जिस समय आया, ना हमारे पास पीपी किट था, ना हमारे पास टेस्टिंग लैब थी, ना हमारे पास N95 मास्क थे। आज इन सब में हम आत्मनिर्भर बने, और वैक्सीन की तो बात छोड़ ही दीजिए। भारत लेकिन आज विपक्ष पार्टियां जो भी हैं विपक्ष पार्टियां, वो सीधा सीधा आरोप लगाती हैं मौजूदा सरकार में, जो केंद्र में है, राज्य में है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, व्यापारी पे कारोबार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये सारे आरोप वर्तमान सरकार पर लगाए जा रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, ऐसा क्यों? कांग्रेस अपने दिन का शासन भूल गई। कांग्रेस बताए ना, इस उत्तराखंड के 21 साल के उत्तराखंड में 20 साल के शासन में 10 साल कांग्रेस भी रही है। उन 10 साल में कोई एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड में उन्हें बता दे कांग्रेस। एम्स आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया, एयरपोर्ट आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। अगर ये कहते हैं कि हमने औद्योगिक पैकेज, यानी आज सिडकुल अटल जी की देन है, क्योंकि अटल जी ने बनाया था, अटल जी ने बनाया था, इसलिए अटल जी ने वो दिया। उसके बाद में सरकार बदली तो आपने विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। एक भी बड़ा कितने हजार करोड़ आप केंद्र सरकार से उसमें लेकर के आए जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन सिडकुल को लेकर कांग्रेस दावा करती है स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी की देन है सिडकुल। तो मैं यही कह रहा हूँ, नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र में अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो तिवारी जी बाद में हरीश राव जी ले आते ना, बहुगुणा जी ले आते, तब तो मनमोहन सिंह जी थे, क्यों नहीं ले आए? उनके प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और क्योंकि अटल जी को लगाव था, क्योंकि अटल जी ने स्वयं उत्तराखंड बनाया था, उस लगाव के कारण उन्होंने दिया। अटल जी ने बनाया है, मोदी जी सवार रहे, इसलिए मोदी जी का लगाव है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं आज उत्तराखंड के अंदर चल रही है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आज उत्तराखंड अंदर के चले, ऑल वेदर रोड से लेकर सारे 4 धाम के पुनर्निर्माण की बात हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, यहाँ एम्स का दूसरा सैटेलाइट सेंटर बनाने की बात हो, बागेश्वर से टनकपुर तक रेल लाइन के लिए काम करने की बात हो, ऐसे 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम। लेकिन आज प्रदेश की जनता साफ तौर पे कहती है 10 साल भाजपा, 10 साल कांग्रेस, प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, और आज बदलाव चाहती है। ऐसा क्यों? आज इतने कोरोना महामारी के बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार स्वास्थ्य की सेवाएं हमने बेहतर की हैं। अभी सभी लगभग हमारे जो PSC सेंटर्स हैं, CSC सेंटर्स हैं, वहाँ तक आज ऑक्सीजन यानी वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स आज लगभग चालू हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए हम निपटने के लिए तैयार हैं, कोई भी ऐसी कोई परिस्थिति आए। आपने जहाँ शिक्षा की बात की, इसकी बात की, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी प्रगति की है। आज जो ड्रॉप आउट रेट था, जो सरकारी विद्यालयों में एक तरह से बच्चों की संख्या कम होने लगी थी, वो बच्चों की संख्या बढ़ रही है। और क्योंकि कांग्रेस को नहीं दिखाई देता है विकास कांग्रेस लगातार भाजपा पे आरोप लगा रही है कि इन 5 सालों के अंदर प्रदेश का पूरा ढर्रा ही बदल दिया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्वास्थ्य सेवा बेहाल हैं, पढ़ाई नहीं मिली बच्चों को, महंगाई इतनी हो गई है, रोजगार खत्म हो चुका है, और वो कह रहे हैं इस बार 60 के पार हम। कांग्रेस के लोगों को एक बार टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ वाली सड़क पर जाना चाहिए। वो सड़क कैसी होती है, कैसी सड़क बनती है, पहाड़ में कैसी सड़क बनाई जा सकती थी, ये उनको ध्यान में आएगा। और एक बार ऋषिकेश से लेकर के जो ऑल वेदर रोड बनी है उस पर जाकर के चलना चाहिए, और आप उनके साथ जाइए एक बार, तो पूछिए ये सड़क आपने बनाई क्या? ये जब बारिश में रोडों ध्वस्त हुई तो सीधा आरोप लगाया विपक्ष पार्टी ने कि ये कार्यकाल भाजपा के दौर में किए गए थे, और इतने
घटिया क्वालिटी कहते हैं कि वो ध्वस्त हो चुके हैं। कांग्रेस के ऊपर रोना ही आता है। यानी प्राकृतिक आपदा को भी अगर वो बीजेपी से जोड़ती है तो उनका मानसिक दिवालियापन है, और क्या है। एक आरोप और लगाते हैं विपक्ष की आईएसबीटी, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी का, वो भाजपा पार्टी के द्वारा रोका गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया और ये इसमें पूरा पूरा भाजपा को घेरते हैं वो लोग। अरे हम कह रहे हैं कि इंदिरा जी का अगर ड्रीम प्रोजेक्ट था तो बना लेते ना उस समय। कोई चीज घोषणा करने से आगे नहीं बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि किसी बात की हम घोषणा करते हैं, अगर उसका शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं। ये बात ठीक है कि हल्द्वानी में आईएसबीटी की जरूरत है। उस जरूरत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आने वाली सरकार उसको पूरा करेगी, उसको हम बनाएंगे। और भी केवल आईएसबीटी नहीं, अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की रैली में जब 30 तारीख को आए थे, उन्होंने कहा 2000 करोड़ की योजनाएं विकास की, लेकिन विपक्ष पार्टी कहती है जुमला देके गए हैं। 2000 करोड़ की विकास की योजनाएं हल्द्वानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषित की हैं। उसमें हल्द्वानी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ सड़क है, सीवर है, पानी है, बिजली है, उस सब पर वो खर्च होने वाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। जो जन आकांक्षा है, जन अपेक्षा है, उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, उनको हम पूरा करेंगे। विपक्ष आरोप लगाती है कि अभी मोदी जी आए और एक जुमला छोड़ के चले गए, ये चुनावी माहौल को इक्के कर गए सब। मोदी जी का रिकॉर्ड देख लें, मोदी जी कोई जुमले की बात नहीं करते। जुमले की बातें इन्होंने की हैं। 70 साल हो गए, लगभग 50 साल से ज्यादा लखवाड़ ब्यास परियोजना कांग्रेस के जमाने में उसकी चर्चा हुई थी, तब से आज तक पूरी नहीं। मोदी जी आप उसका शिलान्यास करके गए। बागेश्वर रेलवे लाइन, बागेश्वर रेलवे लाइन, ये मैं जब से थोड़ा होश संभाला, पिछले 30 सालों से मैं इस बात को सुनते आ रहा हूं, लेकिन आज तक कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन, मैं हर रेलवे के बजट में इसको सुनता था, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। मोदी जी जुमला नहीं करते, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही बताते हैं। लखवाड़ को लेकर आपने अभी बात कही, वही विपक्ष का आरोप है, इसका तो बहुत पहले उद्घाटन शिलान्यास कर चुके थे, लेकिन मोदी जी ने द्वारा किया है। भाई शिलान्यास से आगे तो कुछ होना चाहिए। पत्थर लगा करके आपने कुछ किया तो नहीं। केवल पत्थर लगा देने से, केवल घोषणा कर देने से विकास नहीं होता। उसके लिए पैसा आवंटित करना पड़ता है, उसके लिए लोग आवंटित करने पड़ते हैं, उसके लिए आपने किसी को टेंडर देना पड़ता है, उसके लिए डीपीआर बनानी पड़ती है। उससे आगे यही कांग्रेस का चरित्र है। चुनाव के समय केवल घोषणा करो, चुनाव के समय केवल लोक लुभावन बातें करो, बाद में भूल जाओ। तो कांग्रेस के इस चरित्र के कारण ही कांग्रेस आज सिमटती सिमटती उसकी हालत ये हो गई। आज विपक्ष पार्टी जनता के बीच पहुंच रही है, वो यही मुद्दे लेके पहुंच रही है कि सड़कें टूटी हैं, महंगाई बढ़ गई है, भाजपा सरकार ने नौकरियां छीन ली हैं, कारोबार छीन लिया है, और हम आएंगे तो आपको रोजगार भी देंगे, आपको नौकरियां भी देंगे, सिलेंडर सस्ता देंगे, महंगाई कम करेंगे। उस कांग्रेस पर कोई जनता विश्वास नहीं करेगी जहां उनके आज के नेता और उस समय के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि भाई मेरी सरकार बचा लो, चाहे उत्तराखंड को लूट लो, चाहे कितना कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ऐसी सरकार से, ऐसे लोगों से उत्तराखंड की जनता कोई अपेक्षा नहीं कर सकती। और उत्तराखंड का सारे लोग ये जानते हैं कि विपक्ष के लोग, कांग्रेस जब उन सत्ता में आती है तो किस प्रकार का बंदरमाट करती है, किस प्रकार से परियोजनाएं लटक जाती हैं, किस प्रकार से केवल अपने अपनी बंदरबाट उनकी चालू होती है। इसलिए ऐसे में चाहे वो कुछ भी बातें कहें, वो बात उत्तराखंड की जनता के गले नहीं उतरने वाली। एक अंतिम सवाल, 2022 चुनाव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं, भाजपा इस बार कितनी सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, और आपकी दावेदारी काला डूंगे से पक्की समझी जाए? भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्लोगन दिया है, अब की बार 60 पार। उसके लिए हमने कमर कस के अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, हम उसको प्राप्त करेंगे। कब तक इस जारी रहेगी प्रत्याशियों की? प्रोसेस चल रही है। अभी प्रदेश की पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी, उसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद ही होगा। मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा, अब प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो आपने देखा, ये हमारे संग हैं सुरेश भट्ट जी, जिन्होंने आज हमसे वार्ता की 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर, और दावा किया है अब की बार 60 के पार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।